आप सभी का अभिवादन। हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक का अध्ययन कर रहे हैं। इसके 3 अंकों का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज से हम चतुर्थ अंक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इससे पहले कि हम चतुर्थ अंक का अध्ययन प्रारंभ करें, चतुर्थ अंक के विषय में कुछ प्रकाश मैं आपके लिए डालना चाहती हूँ, या ये कहिए कि चतुर्थ अंक की विशेषता मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि प्रायः सभी परीक्षाओं में यह एक प्रश्न होता है कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक के चतुर्थ अंक को विशिष्ट क्यों कहा गया है। यदि आप कालिदास से संबंधित जो उक्तियां हैं, सूक्तियां हैं, या उनके कथानक विषयक या अभिज्ञान शाकुंतलम विषयक उक्तियों पर का अगर आप अध्ययन करें तो आपको अनेकशः ये कथन मिलेगा। विशेष रूप से कहा जाता है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, तत्रापि चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम, कि काव्यों में नाटक जो विधा है वह सबसे अधिक रमणीय है। यहाँ स्मरण कीजिए आप, हमने अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन प्रारंभ किया था। उससे पूर्व हमने जो साहित्य की, लौकिक संस्कृत साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उन पर प्रकाश डाला था। भूमिका भाग अभिज्ञान शाकुंतलम का पुनः देखिएगा। वहाँ हमने जो भी रूपक परंपरा है, उस रूपक परंपरा के जितने भेदोपभेद होते हैं उन सब का संक्षेप में हमने कथन किया था, आपको बताया था। तो रूपकों की एक विधा है नाटक विधा। तो कहा गया है कि जितना भी काव्य संसार है, इस काव्य संसार में आपके महाकाव्य, खंड काव्य, गद्य काव्य, पद्य काव्य, रूपक सभी आ जाते हैं। उस संपूर्ण काव्य परंपरा में यदि सर्वाधिक रमणीय विधा कोई है तो वह नाटक है। कहा काव्येषु नाटकम रम्यम, और तत्र रम्या शकुंतला, उन समस्त नाटकों में भी यदि हम देखें तो जो शकुंतला है वह सबसे अधिक रमणीय है। शकुंतला का तात्पर्य यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम से है कि वह शकुंतला सर्वाधिक रमणीय है। और तत्रापि चतुर्थो अंक, उसमें भी जो चौथा अंक है वह सर्वाधिक रमणीय है। एक से एक क्या कहते हैं, हम संकुचित करते जा रहे हैं और हम बिल्कुल जिसे कहें सार तत्व पर आ रहे हैं। काव्यों में नाटक रमणीय है, नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम रमणीय है, और अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चौथा अंक सबसे अधिक अच्छा है। और तत्र श्लोक चतुष्टयम, यदि हम उस चौथे अंक की भी बात करें तो उसमें भी 4 श्लोक हैं जो सर्वाधिक रमणीय हैं। ये 4 श्लोक कौन से हैं, इनका अध्ययन जब हम नाटक के चतुर्थ अंक का अध्ययन करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये 4 नाटक के जो 4 पद्य हैं, इन पद्यों को श्लोक चतुष्टयी के नाम से कहा जाता है और ये सर्वाधिक रमणीय कहे गए हैं। क्यों रमणीय कहे गए हैं, जब हम वहाँ पर व्याख्यायित करेंगे तब तो आपको बताएंगे ही। यहाँ भी प्रसंग आने पर मैं आपको ये बात बताऊंगी। और भी कहा जाता है, कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम, कालिदास की जितनी भी रचनाएं हैं उन सब रचनाओं में अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे श्रेष्ठ है। कालिदास का सर्वस्व है, अर्थात उनका समस्त रचनाओं का वह आधारभूत स्तंभ है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है उनकी। तत्रापि च चतुर्थो अंको, उसमें भी चौथा अंक, यत्र याति शकुंतला, जहाँ पर शकुंतला जाती है। कहाँ जाती है? अपने पति के घर। और उस अपने पति के घर जाने की प्रक्रिया में जो शकुंतला का वर्णन है, प्रकृति कन्या शकुंतला का जो वर्णन है, उसको अधिकृत करके जो कालिदास ने प्रकृति का चित्रण किया है, उसको लक्ष्य बनाकर कालिदास ने जो भारतीय संस्कृति को अभिव्यक्त किया है, भारतीय संस्कृति के सार तत्व को एक तरह से हम कहें तो चौथे अंक में रख दिया है, जहाँ हमारी सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था की संपूर्ण परिस्थितियों का चित्रण एक तरह से किया गया है कि किस तरह से भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में परिवार व्यवस्था है। उस परिवार व्यवस्था में भी जो पुत्री है या गृहिणी है उसकी क्या भूमिका है, उस गृहिणी को
उस पुत्री को गृहिणी बनाकर भेजते समय माता पिता की क्या भूमिका होती है, या वे उसे क्या उपदेश देते हैं, या क्या सिखाते हैं कि युग युगों से यह भारतीय परिवारवाद की व्यवस्था चलती आ रही है, जो भारतीय संस्कृति की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और हम कहें कि पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति का जो महत्वपूर्ण विभाजक बिंदु है, जो उन्हें पृथक करता है, जो भारतीय संस्कृति या भारतीय परंपरा को श्रेष्ठ बनाता है, एक तरह से उसका सारभूत हमें इस चौथे अंक में दिखाई देता है। इसलिए कहा कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि च चतुर्थो अंको यत्र याति शकुंतला। अब हम चतुर्थ अंक की विशेषता पर अगर किंचित प्रकाश डालें तो देखिए, चौथा अंक शाकुंतलम में ऐसा है जैसे हम कहें अभिज्ञान शाकुंतलम एक मुक्ताहार के समान है, जिसमें दोनों तरफ मोतियों की लड़ियां हैं और बीच में एक मोटा माणिक्य पड़ा हुआ है। 7 अंक हैं। 7 अंकों में जो चौथा अंक है वह माणिक्य के तुल्य है, और पहले 3 अंक मोतियों की एक लड़ी है और बाद के 3 अंक मोतियों की दूसरी लड़ी है, जो उस हार को संतुलित करती है। लेकिन उस हार का जो सारा सौंदर्य है वह सौंदर्य उसके माणिक्य में है, जो चौथे अंक के रूप में उसमें लटका हुआ है, या दोनों अंकों की योजना को, पहले 3 और अंतिम 3 अंकों की योजना को समविभक्त करता है। जहाँ पहले 3 अंकों में हमें विशेष रूप से श्रृंगार के दोनों प्रकारों का चित्रण करने में कालिदास सिद्धहस्त हैं, और कालिदास श्रृंगार के ही कवि कहे जाते हैं। तो वो दोनों प्रकार, संभोग श्रृंगार या संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार, दोनों के चित्रण में सिद्धहस्त हैं। पहले 3 अंकों में यदि हम देखें तो यद्यपि बीच बीच में विप्रलंब श्रृंगार की बात आती है, जहाँ दुष्यंत शकुंतला विषयक विरह का अनुभव करता है, या शकुंतला दुष्यंत के प्रति आसक्त रहते हुए यह नहीं जानती कि दुष्यंत भी उसके प्रति आसक्त है, और वह वियोग अवस्था का अनुभव करती है, तो किंचित मात्रा में है। लेकिन मूलतः प्रथम 3 अंकों में हम कहें तो संभोग श्रृंगार का चित्रण है, और जो बाद के 3 अंक हैं वह पूरी तरह से विप्रलंब श्रृंगार के पोषक हैं, क्योंकि वहाँ शकुंतला प्राप्त होने के बाद भी दुष्यंत को प्राप्त नहीं हुई है, वह मेनका द्वारा ले जाई गई है, और दुष्यंत जो है वह शकुंतला के वियोग में पीड़ित रहता है, जैसे ही उसे स्मरण होता है कि हाँ उसने शकुंतला से विवाह किया था। तो विप्रलंब श्रृंगार और संयोग श्रृंगार दोनों को संतुलित करता है ये चौथा अंक, जहाँ श्रृंगार की बात ही नहीं है। यहाँ पूरे अंक में हम कहें एक तरह से जो वात्सल्य है वह वात्सल्य, प्रकृति का चित्रण और मानवीकरण, ये पूरी तरह से रखा गया है चौथे अंक में। वहाँ न तो दुष्यंत का शकुंतला के प्रति, न शकुंतला का दुष्यंत के प्रति किसी प्रकार की आसक्ति या श्रृंगार का चित्रण है। वहाँ केवल और केवल चित्रण है भारतीय परंपराओं का, संस्कृति का, प्रकृति के मानवीकरण का, जहाँ पिता कण्व एक वनवासी होते हुए भी किस तरह से गृहस्थ पिता की जो अनुभूति होती है उसको अपने कंठ से अभिव्यक्त करते हैं, और कहते हैं कि जब हम वनवासी अरण्यवासी होकर भी इस तरह की अनुभूति कर रहे हैं, तो जो एक गृहस्थ पिता है वह अपनी पुत्री को भेजते समय किस प्रकार की अनुभूति करता होगा। तो वहाँ संपूर्ण अंक जो है वह शकुंतला के भोलेपन का परिचायक है, पिता कण्व के वात्सल्य का परिचायक है, प्रकृति के उस रूप का परिचायक है जो प्रकृति मनुष्य को कल्याणकारी रूप प्रदान करती है। शकुंतला के विदा के समय वृक्ष उसे वस्त्र देते हैं, उसे महावर देते हैं, इतनी तरह तरह की चीज़ें उसे प्रदान करते हैं, आभूषणों के रूप में पुष्प प्रदान करते हैं, सौंदर्य की वृद्धि के लिए अपने पत्तों का श्रृंगार प्रदान करते हैं। जहाँ वन के जो जीव जंतु हैं वे जीव जंतु शकुंतला के प्रति इतने प्रेम भाव से युक्त हैं कि वे शकुंतला की विदाई के समय मानो रो पड़ते हैं। जो वृक्ष हैं वो भी, लताएं भी मानो रोने लगती हैं। तो प्रकृति का ऐसा मानवीकरण, प्रकृति का इतना सुंदर चित्रण इस चौथे अंक में उपलब्ध होता है।
इसलिए कहा कि अभिज्ञान शाकुंतलम का चौथा अंक जो है वह सबसे श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ अपने आप में सबसे ऊंची अवस्था होती है, सबसे उसे लगाने की उसके आगे आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये बोलने की एक परंपरा है। तो हम ये कह सकते हैं कि शाकुंतलम का जो चौथा अंक है वह श्रेष्ठ है। तीसरे अंक में शकुंतला का दुष्यंत के साथ गांधर्व विवाह हो चुका है और दुष्यंत अपनी मुद्रिका शकुंतला को स्मरण के लिए देकर अपनी राजधानी को लौट चुका है। अब ये चौथा अंक संपूर्ण कथा वस्तु का केंद्र बिंदु है। यहाँ चौथे अंक के प्रारंभ में दुर्वासा ऋषि का अवतरण होता है। शकुंतला दुष्यंत विषयक चिंतन में निमग्न है और अपने आप को भूली हुई बैठी हुई है। उसी समय दुर्वासा उपस्थित होते हैं और शकुंतला क्योंकि उनका सत्कार नहीं कर पाती है इसलिए वे शाप देते हैं। यह महाकवि कालिदास की अपनी उद्भावना है जो उन्होंने इस नाटक को श्रेष्ठ बनाने के लिए दी है, जिसे हम कह सकते हैं उनका मूल कथावस्तु में मौलिक परिवर्तन, जिसने इस नाटक को सर्वाधिक श्रेष्ठ बना दिया है। दुर्वासा शाप देते हैं कि तुम जिसके चिंतन में निमग्न हो वह तुम्हें भूल जाएगा। और तब प्रियंवदा और अनसुया, प्रियंवदा जाकर दुर्वासा की अनुनय विनय करती है और तब दुर्वासा कहते हैं कि यदि अभिज्ञान का कोई चिन्ह उसे दिखा दिया जाएगा तो वह उसे पुनः स्मरण कर लेगा। इसी को आधार बनाकर महाकवि कालिदास ने इस नाटक का नामकरण किया। हम भूमिका भाग में भी इसे स्पष्ट कर चुके हैं। एक बार पुनः आपको बता दूं, अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम, जिससे अभिज्ञान होता है, पहचान की जाती है। और शकुंतलाम अधिकृत्य कृतम नाटकम शाकुंतलम, शकुंतला को अधिकृत करके जो नाटक किया गया है, बनाया गया है, वह है शाकुंतलम। यहाँ पर देखिए कहा है शकुंतलाम अधिकृत्य, नायिका प्रधान नाटक है ये। और अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम इति अभिज्ञान शाकुंतलम, जहाँ शकुंतला को पहचानने के लिए अभिज्ञान की प्रधानता है वह अभिज्ञान शाकुंतलम है। अभिज्ञानेन स्मृता शकुंतला यस्मिन तद अभिज्ञान शाकुंतलम। तो मौलिक उद्भावना क्षमा कीजिए, जहाँ कालिदास ने मौलिक उद्भावना की है नाटक में, एक घटना को स्वयं अपनी कल्पना शक्ति से रखा है, उसी घटना के आधार पर उन्होंने उस नाटक का नामकरण किया है। गांधर्व विवाह से परिणीता शकुंतला आपन्न सत्वा है, गर्भवती है। और यह बात पता चलती है ऋषि कण्व को जब वे तीर्थ यात्रा से वापस लौटते हैं आश्रम में, तब आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें यह बताया जाता है कि तुम्हारी पुत्री शकुंतला गांधर्व रीति से विवाहित हो चुकी है और वह दुष्यंत द्वारा আহিत प्रदत्त तेज को अपने गर्भ में धारण किए हुए है, जैसे शमी वृक्ष अग्नि को धारण करता है। अब यहाँ पर देखिए, जो पहले 3 अंकों में हम एक तरह से कहें तो दुष्यंत के चरित्र में निरंतर गिरावट हमें दिखाई देती है। वो जिस तरह की क्रियाकलाप करता है उससे हमें लगता है कि यह नायक का उदात्त चरित्र नहीं है। यहाँ तक कि शकुंतला के विषय में भी हम किंचित मात्रा में यह बात कह सकते हैं। लेकिन चौथे अंक में जब ये आकाशवाणी होती है और ये कहा जाता है कि वह शमी वृक्ष में अग्नि के समान तेज को धारण करती है, तो वस्तुतः इस बात की अभिव्यक्ति की जा रही है कि यह संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण के लिए है। क्योंकि उसके गर्भ में एक चक्रवर्ती सम्राट का बीज उपस्थित है, या चक्रवर्ती सम्राट उसके गर्भ से जन्म लेने वाला है। तो वह उस संपूर्ण योजना को अत्यंत पवित्र पूत बना देता है, हम ये कह सकते हैं। और तब ऋषि कण्व ये निश्चय करते हैं कि वे शकुंतला को ऋषि कुमारों के साथ और गौतमी के साथ अपने पति के घर भेजेंगे। और तब आश्रम से शकुंतला की विदाई का चित्रण होता है। यह चित्रण अत्यंत भावुक और मार्मिकता के साथ साथ संपूर्ण संस्कृत साहित्य की अनुपम अभिव्यक्ति, अनुपम भावाभिव्यक्ति है, यह कहा जा सकता है। इसमें
जो करुणता का करुण भाव जो है वह तो अत्यंत निर्मल और मार्मिक है ही, साथ ही पुत्री की विदाई के समय जो एक भाव किसी भी गृहस्थ का हो सकता है, वह भाव इतने सुंदर रूप में अभिव्यक्त हुआ है कि जो भी दर्शक जगत है या जो पाठक है, प्रेक्षक है, वह अभिभूत हो जाता है उस संपूर्ण चित्रण से। और पहला ही पद्य है श्लोक चतुष्टयी का, यास्यति अद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टम उत्कंठया कंठ स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषश्चिंता जड़म दर्शनम वैक्लव्यं मम तावद् ईदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेष दुःखैर्न वै। कि जब हम अरण्योकस वनवासियों का चित्त इतना विकल हो जाता है, तो जो गृहस्थ हैं उनका चित्त कितना विकल हो जाता होगा। वो जो चित्रण की मार्मिकता और भाव की अभिव्यक्ति की सर्वोच्चता है, वह इस अंक को, इस नाटक को, इस श्लोक चतुष्टयी को अनुपम बना देती है। फिर उसकी विदा वेला पर आश्रमवासी ही दुखी नहीं है, पशु पक्षी वृक्षादि वे भी अपनी अपनी व्याकुलता को अभिव्यक्त करते हैं। वृक्ष प्रसाधन के लिए आभूषण प्रदान करते हैं, क्षौमम केनचिद इंदु पांडु तरुणा वस्त्र प्रदान करते हैं। मृगियाँ दर्भ खाना छोड़ देती हैं, मोर नाचना छोड़ देते हैं, लताएं अपने पत्तों के रूप में मानो अश्रुओं को बहाती हैं। उद्गलित दर्भ कवला मृग्य परित्यक्त नर्तना मयूराः अपसृत पांडुपत्रा मुंच्यन्ति अश्रूणीव लताः। जो उस काल में अर्थात विदाई के समय में जो नवयुवतियाँ होती हैं, उनके मन में जो उत्सुकता होती है, एक प्रसन्नता का भाव होता है, और साथ में पिता का घर छूटने का जो विषाद होता है, उन दोनों का बहुत मार्मिक और यथार्थ चित्रण कालिदास ने इस अंक में किया है। महर्षि कण्व एक पिता की तरह अपनी पुत्री को उपदेश देते हैं। यह भी श्लोक चतुष्टयी का एक श्लोक है। शुश्रूस्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येषु अनुत्सेकिनी यान्त्येवं गृहिणीपदं युवतयः वामाकुलस्याधयः। किस तरह का व्यवहार उस पुत्री को अपने पति के घर जाने पर करना चाहिए, इसका चित्रण, और साथ में सारभूत वो बातें जो परिवार को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, वो ऋषि कण्व के मुख से कहलाई गई हैं। जब हम चौथे अंक में इन पद्यों को पढ़ेंगे तो विस्तार से हम इसका विश्लेषण करेंगे। और केवल पुत्री के ही लिए सीख नहीं है, वे ऋषियों के माध्यम से दुष्यंत को भी सीख देते हैं कि तुम्हें अपनी पत्नी के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनानुच्चै कुलं च आत्मनः त्वय्यस्या कथमपि अबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकं यं दारेषु दृश्या त्वया भाग्य आयत्तम अतः परम न खलु तद्वाच्यम वधूबन्धुभिः। कितना सुंदर चित्रण यहाँ पर कालिदास ने किया है। तो संक्षेप में यदि हम कहें तो ये जो चौथा अंक है, यह संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का सारभूत अंक है, जहाँ प्रकृति कन्या शकुंतला याति विदा होती है अपने पति के घर, और ऋषि कण्व आर्या गौतमी के साथ और ऋषि कुमारों के साथ उसे पति के घर भेजते हैं। अगले व्याख्यान से हम इस चतुर्थ अंक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।